नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं ताजा पॉइंट न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने शनिवार को कहा कि डिजिटल दौर में लड़कियां नई तरह की परेशानियों और खतरों का सामना कर रही हैं। तकनीक सशक्तिकरण नहीं, शोषण का जरिया बन गई है। CJI गवई ने कहा, लड़कियों के लिए आज ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग, डिजिटल स्टॉकिंग, निजी डेटा के दुरुपयोग और डीप फेक तस्वीरें बड़ी चिंता बन गई हैं। इन खतरों से बचाने के लिए पुलिस और अधिकारियों को खास ट्रेनिंग देने की जरूरत है ताकि वे ऐसे मामलों को समझदारी और संवेदनशीलता से संभाल सकें। चुनाव आयोग ने बिहार में सफलतापूर्वक SIR पूरा करने के बाद अब इसे देश भर में लागू करने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और अवैध मतदाताओं जैसे विदेशी नागरिकों, मृत व्यक्तियों या स्थानांतरित लोगों को हटाना है। न्यूज एजेंसियों को चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को अव्यावहारिक बताते हुए इसमें छूट देने का संकेत दिया है, जिसके बाद केंद्र, राज्यों और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। CJI ने कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक नहीं है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में काफी बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 4,571 रूपए बढ़कर 1,21,525 रूपए हो गई। पिछले हफ्ते इसकी कीमत 1,16,954 रूपए पर थी। वहीं चांदी की कीमत में इस दौरान और भी ज्यादा तेजी देखी गई। 3 अक्टूबर को चांदी का भाव 1,45,610 प्रति किलोग्राम था, जो 10 अक्टूबर तक 18,890 रूपए बढ़कर 1,64,500 रूपए तक पहुंच गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में 35,440 करोड़ रुपए की 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का भी शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की आत्मनिर्भरता और किसानों के कल्याण के लिए 2 अहम नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। पहली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये 2 योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेंगी। इन दोनों योजनाओं सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। बिहार में आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने भाजपा नेता के खिलाफ पहली कार्रवाई की है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है और स्पष्टीकरण मांगा गया है। चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह सम्मान अपने देश में लोकतंत्र और आजादी के लिए लंबे समय से चल रही लड़ाई के लिए मिला है। मचाडो ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि यह पुरस्कार सभी वेनेजुएला वासियों के संघर्ष की पहचान है। उन्होंने लिखा, मैं यह पुरस्कार अपने देश के पीड़ित लोगों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके निर्णायक समर्थन के लिए समर्पित करती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन किए और भगवान की पूजा अर्चना की। उन्होंने भारतवासियों की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया और उन्हें उपहार भेंट किए गए। राष्ट्रपति मुर्मू ने भगवान द्वारकाधीश में अपनी गहरी आस्था व्यक्त की। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध बढ़ने से भारतीय निर्यातकों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए अतिरिक्त 100% टैरिफ से चीनी सामानों की मांग घटेगी, जिससे भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार में अवसर बढ़ेंगे। यह भारत के निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। मोहन भागवत ने कहा कि अपने देश का निर्माण और सुधार करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है और ऐसा करने से उनके अपने हितों की रक्षा होती है। एक पुस्तक विमोचन समारोह में भागवत ने कहा कि अपने देश का निर्माण और उसे बेहतर बनाना हमारा कर्तव्य है। ऐसा कर हम अपने हितों की रक्षा करते हैं। जो देश अच्छा प्रदर्शन करता है वह दुनिया भर में सुरक्षित और सम्मानित होता है। संघ के गठन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर केशव हेडगेवार ने नागपुर में संगठन की स्थापना की क्योंकि इस शहर में पहले से ही निस्वार्थ
निस्वार्थ सेवा और सामाजिक जागरूकता की भावना थी। अखिलेश यादव का फेसबुक पेज सस्पेंड कर दिया गया है। इस पेज से करीब 80 लाख लोग जुड़े थे। सपा विधायक अतुल प्रधान ने आरोप लगाया कि सरकार सोशल मीडिया पर आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने जनसंख्या पर अमित शाह के बयानों को झूठा बताया है और कहा कि पहली जनगणना से मुस्लिम आबादी में केवल 4.4% की वृद्धि हुई है। उन्होंने मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के विरोधाभासी बयानों की आलोचना की और सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए मुस्लिमों की प्रजनन दर में गिरावट का जिक्र किया। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना स्पेशल फोर्सेज ने मिलकर एक्सरसाइज थार स्ट्राइक किया। इस ऑपरेशन का मकसद दुश्मन के ठिकाने पर सटीक एक्शन, ताकत और बेहतरीन तालमेल दिखाना था। जवानों ने 12,000 फीट की ऊंचाई से पैराड्रॉप मिशन का प्रदर्शन किया। ये एक्सरसाइज दुश्मन के ठिकाने पर उतरकर उनके इलाके को तबाह करने का अभियान था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि नया टैरिफ 1 नवंबर से लागू होगा। चीन से अमेरिका आने वाले सामानों पर पहले से 30% टैरिफ लग रहा है। ऐसे में चीन पर कुल 130% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने 1 नवंबर से सभी अहम सॉफ्टवेयर के निर्यात पर भी कंट्रोल करने की बात कही है। दरअसल चीन ने 9 अक्टूबर को दुर्लभ खनिज रेयर अर्थ मटेरियल पर निर्यात को और कड़ा कर दिया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने नए टैरिफ लगाने की बात कही है। मध्य प्रदेश में 25 बच्चों की मौत का कारण बने कफ सिरप को बनाने वाली कंपनी के मालिक गोविंदन रंगनाथन को शुक्रवार को छिंदवाड़ा जिले की परासिया कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उन पर हमले की कोशिश की गई। लोगों और वकीलों ने हत्यारे को फांसी दो के नारे लगाए। आरोपी रंगनाथन को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश शैलेंद्र उड़के की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की रिमांड पर सौंपा है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने अलवर से मंगत सिंह नामक एक युवक को आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही उस पर नजर रखी जा रही थी। ईशा शर्मा नामक एक पाकिस्तानी महिला ने उसे हनी ट्रैप में फंसाया था। मंगत सिंह के खिलाफ शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की पत्नी को पत्र लिखकर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पूरन कुमार की मौत दिखाती है कि सत्ता में बैठे लोगों का पूर्वाग्रह वरिष्ठ अधिकारियों को भी सामाजिक न्याय से वंचित कर सकता है। चंडीगढ़ पुलिस ने आत्महत्या मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में वरिष्ठ अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अब 83 साल के हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने फैंस के साथ जन्मदिन मनाया। शनिवार को वह अपने घर के बाहर आए और फैंस का अभिवादन किया। इस खास मौके पर बिग बी ने खुद को तोहफा भी दिया है। उन्होंने अलीबाग में 6 करोड़ 59 लाख रुपए 3 प्रॉपर्टी खरीदी है। इसके साथ ही वे अब अलीबाग में विराट कोहली के पड़ोसी बन गए हैं। गयाजी में वायुसेना के पूर्व जवान ने सिर्फ ये जानने के लिए अपनी अंतिम यात्रा निकलवाई कि मरने के बाद कितने लोग इसमें शामिल होंगे। ये जानने के लिए 74 साल के मोहनलाल ने जिंदा रहते मरने की एक्टिंग की। परिवार और साथियों ने मरे हुए व्यक्ति की तरह ही अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां की। अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। अंतिम यात्रा धूमधाम से निकली, जिसमें बैंड बाजे के साथ राम नाम सत्य है के नारों के साथ अर्थी निकली। दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न करने पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने इस भेदभाव की कड़ी आलोचना की। सरकार ने कहा कि इस कार्यक्रम में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं था। फर्जी बैंक गारंटी मामले में ईडी ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के सीएफओ अशोक पाल को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि 68 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी फिलीपींस के एक फर्जी बैंक से जारी की गई थी। यह मामला ओडिशा की कंपनी बिस्वाल ट्रेडलिंक से जुड़ा है, जो कथित रूप से फर्जी गारंटी जारी करने के गिरोह का संचालन करती थी। ईडी ने धन शोधन अधिनियम के तहत यह बड़ी कार्रवाई की।
वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर कांग्रेस ने राहुल गांधी से उनकी तुलना की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी भी देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को 99 बार चुनाव हारने के लिए नोबेल मिलना चाहिए। फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के पास समुद्र में सुबह 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद से अब भूकंप के 75 झटके आ चुके हैं, जिनमें शाम को 6.9 तीव्रता का भूकंप भी शामिल है। भूकंप की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पटना के साइंस सेंटर के पास तेजस्वी यादव ने छात्रों से संवाद किया। छात्रों ने पेपर लीक, परीक्षा में पारदर्शिता और बहाली में देरी जैसी समस्याएं बताईं। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार आने पर सभी समस्याओं का समाधान होगा।